दोस्तों, स्वागत है आपका M2 फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 विद्युत धारा। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किन कारणों से होता है। तो पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा कि किसी चालक के अंदर जो आवेश का प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। अपन ने लिया कि यदि अपने पास कोई दो चालक हैं और यदि इन दोनों चालकों को यदि अपन किसी तार से क्या कर दें, यदि जोड़ देते हैं, तो अपन ने क्या देखा कि यदि किसी एक आवेश चालक पर Q1 आवेश है, दूसरे चालक पर कितना आवेश है, Q2 आवेश है, और इनका जो विभव है वो ये वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज कितना है, V2 है। और अपन ने मान लिया कि V1 ग्रेटर देन कितना है, V2 है। तो अपन ने यहां पर जो बात पढ़ी वो क्या पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो हमेशा निम्न विभव से कहां होता है, उच्च विभव की ओर होता है। और धनावेश का जो प्रवाह है, धनावेश का जो प्रवाह है वो हाई वोल्टेज से कहां होता है, लो वोल्टेज की तरफ होता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो यहां इसका मतलब कि पहले चालक से दूसरे चालक के ऊपर आवेश का क्या हुआ, प्रवाह हो रहा है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जा रहा है, और यदि चालक आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जा रहा है तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन अपन ने क्या देखा कि ये आवेश का प्रवाह कब तक होगा, ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों के ऊपर विभव क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। इसका मतलब कि धारा का प्रवाह होने के लिए जरूरी है कि दोनों चालकों का विभव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब यहां चालक जो है, इन चालकों का विभव तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो फिर अपने को यदि किसी परिपथ के अंदर किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो क्या करना होगा, इसके लिए जरूरी है कि उस चालक के जो दोनों पॉइंट्स हैं, मान लिया कि ये जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, तो इस चालक तार के ये जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के ऊपर जो विभवांतर है या जो विभव है उसका जो मान है वो कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। अब ये नियत रहेगा कैसे, तो इसके लिए क्या है, अपन क्या करते हैं, यहां पर कोई बैटरी वगैरह इस तरह से या कोई सेल क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब ये बैटरी जोड़ेंगे तो इसके सिरों के बीच में एक क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां पर इस बैटरी के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी, और जब लगातार चलती रहेंगी तो इस बैटरी के अंदर का जो विभवांतर है वो कैसा रहेगा, नियत बना रहेगा, और इससे इस चालक के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब है कि किसी चालक के भीतर आवेश का जो प्रवाह है वो एक स्थान से कहां होता है, दूसरे स्थान तक प्रवाह होता है, तो उस चालक के अंदर क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो अब बात ये आती है कि क्या हर चालक के अंदर जो आवेश का जो प्रवाह है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, क्या उसके कारण धारा प्रवाहित होती है, ऐसा संभव है या नहीं है। तो एक उदाहरण लेते हैं अपन कि जैसे मान लिया कि अपने पास कोई एक चालक है, ये एक चालक है, इस चालक के अंदर ये जो परमाणु है उपस्थित है और इसके भीतर ये इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है। क्योंकि अपन क्या करें, चालक है, चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर मुक्त अवस्था में है तो क्या होगा कि मान लिया कि अपने ये कोई एरिया लिया इसका, इस एरिया के भीतर ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र है। जैसे गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, वैसे ही किसी चालक पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर मूवमेंट कर रहे हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट कर रहे हो। तो इस जिस एरिया के अंदर अपन ये जो एरिया ले रहे हैं, इसके अंदर दाईं तरफ से बाईं तरफ और बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कैसी है, बराबर है। तो इससे इस चालक के भीतर आवेश का जो कुल प्रवाह है, आवेश का जो
नेट प्रवाह है, कुल प्रवाह जो है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इससे इस चालक के भीतर धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें कि जैसे मान लो कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है। अब पानी प्रवाहित हो रहा है तो पानी के भीतर क्या है, धनायन और ऋणायन दोनों है। दोनों की जो है मात्रा है वो कैसी है, समान है, ठीक है। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, नेट जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर इस पानी के अंदर जो धनायन और ऋणायन बह रहे हैं, इसके कारण भी कि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। और यहां पर इस चालक पदार्थ के अंदर क्या था, समान आवेश, समान मात्रा थी और विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही थी, विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब कि यह है कि किसी चालक के अंदर आवेश का जो प्रवाह है, उस आवेश के प्रवाह का होना ही जरूरी नहीं है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। क्योंकि यहां इन दोनों उदाहरणों में अपन क्या देख रहे हैं कि आवेश तो प्रवाहित हो रहा है, यहां इस चालक के अंदर समान आवेश है, मात्रा भी समान है और विपरीत दिशा में क्या है, ये प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहां पर जो नेट आवेश है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे ही दूसरे के अंदर जैसे अपन कह रहे हैं पानी है, तो पानी के अंदर भी धनायन और क्या है, ऋणायन है उपस्थित है। ये भी समान मात्रा के अंदर और समान ही दिशा के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन टोटल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। तो यहां पर भी धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसका मतलब कि धारा का जो प्रवाह है उसके लिए जरूरी क्या है, धारा के प्रवाह के लिए जरूरी है कि आवेश का नेट प्रवाह होना जरूरी है। आवेश का मान जो नेट प्रवाह है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि किस तरह से अपन धारा प्रवाहित हो, तो इसके लिए अपन ने क्या क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉनों को जो है या जो आवेश वाहक हैं, उन आवेश वाहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने को क्या करना होगा, लेके जाना होगा या उनको क्या करवानी होगी, गति करवानी होगी। तो वो अपन गति किस प्रकार से करवाएंगे, तो उसके लिए अभी अपन ने कहा कि उस चालक के जो सिरे हैं उनके बीच में, जैसे आपने कहा कि ये एक तार है, तो इस तार के इन दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो कैसा रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। और इस विभवांतर को नियत रखने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है। और ये जो बैटरी होगी, इस बैटरी के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो इस विभवांतर को क्या करेंगी, लगातार नियत बनाए हुए रखेंगी। तो जिसके कारण क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब बात आती है कि विद्युत धारा अपन कैसे कहेंगे। विद्युत धारा का मतलब है कि जैसे मान लिया कि ये अपने पास एक चालक तार है और इस चालक तार को अपन ने किसी एक क्या जोड़ दिया, एक बैटरी या किसी सेल से जोड़ दिया। तो अब इस चालक तार के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देंगे। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखेंगे अपन की ये जो बैटरी है, इस बैटरी के कारण इस चालक तार का जो एक सिरा है वो कैसा होगा, धनावेशित, और दूसरा सिरा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। अब जब ये धनावेशित और ऋणावेशित होगी तो ये इस तार के दोनों सिरों के बीच में क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है, मान लेता हूं कि इस तार का ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ए से कहां होगी, बी की तरफ होगी। अपने पढ़ा था कि धनावेश से किसकी तरफ, ऋणावेश की तरफ होती है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इनके अंदर क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से क्या करेंगे, इस बी से ए की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। और गति करना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर क्या प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब धारा अपन किसे कह रहे हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर है, धारा जो है वो क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की जो दर है उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। तो ले लिया कि मान लिया कि इसका कोई ये एक चालक है, इसके अंदर इसका ये कोई एरिया ले लिया, अनुप्रस्थ एक क्षेत्रफल ले लिया, अल्पांश,
मान लिया कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, डी है, और इस अल्पांश के भीतर से यहां मान लिया कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, डी क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो और इस डी क्यू आवेश को प्रवाहित होने में मान लिया कि कितना समय लग रहा है, डेल्टा टी समय लग रहा है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टी समय के भीतर इस चालक के भीतर से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, डेल्टा क्यू अपॉन कितना होगा, डेल्टा टी होगा। तो किसी चालक के भीतर एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो उस चालक की क्या के अंदर प्रवाहित होने वाली क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा जा सकता है। तो यहां से देखेंगे कि धारा का जो मात्रक है वो क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या बन गया, कूलम प्रति सेकंड, और इसी को कहा जाता है एम्पियर, जिसको अपन लिखते हैं बार बार एम्पियर। तो इस तरह से किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर है उस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो यदि अपन कहें कि मान लिया कि किसी समय पर ये जो विद्युत धारा का जो है एक तरह से औसत मान है, यदि मान लें कि डेल्टा टी का मान है अग्रसर हो रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन कि I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन इसको, डी क्यू अपॉन कितना, डी टी। ये जो धारा है ये इसकी क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक धारा, मतलब किसी समय पर ये इसकी क्या कहलाएगी, किसी चालक में किसी समय पर प्रवाहित होने वाली क्या कहलाएगी, धारा कहलाएगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि किसी चालक के भीतर आवेश का जो प्रवाह है वो यदि नेट प्रवाह होगा तो ही क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। यदि उसका नेट प्रवाह यदि शून्य होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जितने भी अपन आज तक जो चर्चा करते हैं कि विद्युत परिपथ बनाते हैं, तो 10वीं क्लास तक अपन 11वीं क्लास तक पढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ में क्या प्रवाहित दिखानी है, धारा की दिशा दिखानी है। तो ऐसा लगता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, लेकिन धारा जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती। कैसे? मान लिया कि अपने पास एक तार है ये और एक दूसरा तार है ये। इस ए तार के अंदर मान लिया कि 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बी तार है उसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इन दोनों को अपन ने यहां पर जोड़ दिया आपस में, और यहां एक तीसरा ये तार जोड़ दिया यहां पर। तो अब इस सी तार के भीतर जो विद्युत धारा आएगी वो कितनी आएगी, 10 + 5 = 15 एम्पीयर। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो दोनों तार हैं वो किसी कोण के ऊपर है यहां पर। अब यदि इन्हीं दोनों तारों को अपन इस तरह से यदि जोड़ दें, एक दूसरे के से परपेंडिकुलर ऐसे जोड़ दिया, और वही सेम धारा यहां पर आ रही है, और अब ये तीसरा तार यहां जोड़ दिया सी, तो इस तार के अंदर जो धारा जाएगी वो भी कितनी जाएगी, 15 एम्पीयर जाएगी। यहां क्या बदल गया, कोण बदल गया। इसका मतलब तो यदि विद्युत धारा यदि सदिश राशि होती तो वो सदिश संयोजन के नियमों का क्या करती, पालन करती। और सदिश दो सदिश हैं तो उनके बीच का यदि ये कोण बदल रहा है तो परिणामी जो सदिश होता है उसको तो अपने पढ़ा था कि r बराबर कितना होता है, √a² + b² + 2ab इंटू कितना, cos थीटा। तो जैसे ही थीटा का मान बदलेगा तो परिणामी सदिश का मान बदल जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम को क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है। तो एक बात तो ये होगी कि विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात यदि अपन बात करें
कि विद्युत धारा जो है का जो प्रवाह है वो प्रवाह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कैसे? कि मान लिया अपने पास ये चालक तार है, दूसरा एक चालक तार और है, उसको यहां जोड़ दिया इसके आगे, तीसरा एक और चालक तार है, इसको यहां जोड़ दिया, इस तरह से। तो यहां पर अपने पास देखेंगे ये 3 चालक तार हैं और तीनों का जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये कैसा है? अलग अलग है। अब यदि इस चालक तार के अंदर अपन यदि कहें कि धारा कितनी है I1, इस चालक तार में धारा कितनी कहें I2 और इस चालक तार में धारा कितनी कहें I3 कहें, तो क्या तीनों का मान बराबर अलग अलग होगा या बराबर होगा? इन तीनों का जो मान है वो कैसा होगा? बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा। आवेश संरक्षण कि जब किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है एक स्थान से कहां जाता है? दूसरे स्थान तक जाता है, तो एक सिरे में जितना प्रवेश करेगा उतना ही कहां निकलेगा? दूसरे सिरे से निकलेगा। जैसे मान लो कि ये 3 पाइप हैं और यहां से इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है? पानी प्रवाहित हो रहा है, तो जो पानी इसके अंदर प्रवेश कर गया वो पानी यहां पर निकलेगा पूरा का पूरा। तो सेम कहानी वही आवेश के अंदर भी है कि आवेश जितना एक सिरे से किसी चालक में प्रवेश करेगा उतना क्या करेगा? दूसरे सिरे पर निकल जाएगा। तो उसका मतलब वहां पर जो आवेश है कहीं ड्रॉप नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, वो लगातार चलता जाएगा, जितना है उतना का उतना। तो इस तरह से किसी चालक के अंदर जो प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है वो उसी चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तीसरी बात यदि अपन आगे बात करें कि जो चालक होते हैं उन चालकों के अंदर धारा का जो प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो विद्युत अपघट्य होते हैं उन विद्युत अपघट्यों के अंदर धारा का जो प्रवाह होगा वो धनायन और ऋणायन के कारण होता है। और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, उन अर्धचालकों के अंदर धारा का जो प्रवाह होगा वो होल व इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और यहां पर ये जो बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार छोटा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि जो चालक होते हैं उन चालकों के अंदर आवेश का जो प्रवाह है वो किन कारणों से होता है? तो चालक हो या वैक्यूम ट्यूब को, निर्वात में जो नलिकाएं होती हैं, निर्वात नलिकाएं, इनके अंदर धारा का जो प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब जो लिक्विड्स के रूप में होता है, जैसे अपन संचायक सेल लेते हैं, डैनियल सेल लेते हैं, इनके अंदर जो धारा का प्रवाह होगा वो धनायन और ऋणायन के कारण होता है। अर्धचालक जो है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके अंदर धारा का जो प्रवाह है वो होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये इस यहाँ पर आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी चालक जब है, अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। लेकिन यहां पर जो चालक तार है उसके अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता। बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। कि किसी चालक के भीतर धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक के भीतर E का मान 0 नहीं होता, ठीक है। और बाहर जो है, बाहर E का मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब धारावाही चालक के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। और बाहरी जो है उसके विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। और कोई भी जो चालक है, धारावाही जो चालक है वो कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो इस तरह से अपन ने विद्युत धारा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो बातें पढ़ी।
तीसरी चीज अपन एक और देखते हैं, डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे ही अपन बल्ब को यदि ऑन करते हैं तो हाथों हाथ क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है। अपने को उसमें टाइम डिले है वो बहुत कम दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो स्पीड है वो लगभग क्या है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है। इसलिए अपने को जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही बल्ब का जलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, या उसकी रोशनी देना शुरू हो जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं धारा घनत्व कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अपने लिया कि अपने पास यदि एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, और इस चालक तार के भीतर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इसका जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो यहां अपन देखेंगे कि मान लिया कि ये कोई बिंदु है, पी है, इस बिंदु पी के ऊपर एक छोटा सा क्या ले लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, डी ले लिया। अब ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है ये कैसा है, इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे मान लिया कि ये तार है और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर ये अपन ये छोटा सा जो यदि यहाँ पर जो बिंदु पी को अपन यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ये जो लेते हैं, इसकी जो डायरेक्शन, इस क्षेत्रफल से इसकी जो डायरेक्शन है वो इस पृष्ठ के कैसी है, लंबवत है। और धारा का जो दिशा है, धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसके भी ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कैसा है, लंबवत है। तो इस के अंदर से कितनी धारा प्रवाहित है, वो मान कि इसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, कि डीए क्षेत्रफल से इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लो कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई अपॉन कितना होगा, डीए होगा। तो किसी धारावाही चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व को क्या लिखा, J इक्वल टू आई अपॉन कितना हो गया, डी ए हो गया। कि किसी धारावाही चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। अब तो अब अपन आगे बात करते हैं धारा घनत्व की, कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व को अपन J से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट डेंसिटी। अपने लिया कि अपने पास एक चालक तार है, ये इस चालक तार के भीतर मान लिया कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब यहां पर यदि अपन ले लें कि मान लिया कि कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर यहां एक छोटा सा क्या ले लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया, जिसको अपन कितना कह दें, डीए कह देते हैं। इस अल्पांश क्षेत्रफल से डीए अल्पांश जो क्षेत्रफल है, मान लिया इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, डी आई धारा प्रवाहित हो रही है, अल्प धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित होगी, डी आई अपोन कितना होगा, डी होगा। तो किसी धारावाही चालक तार के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। तो धारा घनत्व J इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी आई अपोन कितना, डी ए लिखा जाएगा यहाँ पर। तो अब यहां एक चीज देखेंगे कि ये जो अल्पांश पी लिया अपन ने, जिसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, इसकी जो डायरेक्शन है वो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे मतलब अपने पास तार है, इस तार के अंदर ये वाला जो आपको दिख रहा है भाग सामने, ये कैसा है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। धारा भी इसी दिशा में जा रही है, तो अपन देखेंगे धारा की जो दिशा है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, लंबवत है। ठीक है, तो यदि तार ऐसा है तब तो ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि तार को क्या कर दिया आपने, काट दिया, ये कटा हुआ है, इस तरह से यदि कोई तार है, मान लिया इस तरह से कोई तार है, ये ऐसा है, तो इस कंडीशन के अंदर यहां वही धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। लेकिन यहां पर जो अपन अल्पांश लेंगे डी ए, उसकी डायरेक्शन देखो क्या होगी,
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है पृष्ठ की कैसी होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब कि यहाँ क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन जो है वो यहाँ जो ये विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है इसके साथ में कोई क्या बना रही है, कोण बना रही है। मान लें कि वो कोण कितना है, थीटा कोण बना रही है। तो अब अपने को क्या करना है, डी ए का क्या लेना है, इसका घटक लेना है। डी ए का घटक लेंगे तो धारा का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, प्रवाहित होने अल्पांश से प्रवाहित होने वाली धारा तो कितनी है, डी आई है। लेकिन क्षेत्रफल जो है उसका घटक अपन क्या लेंगे, डी ए इंटू कितना लिखा जाएगा, कोस थीटा लिखा जाएगा। तो इस तरह से यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो धारा की दिशा के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो उस स्थिति में धारा घनत्व का मान क्या होगा, डी आई अपॉन कितना होगा, डी ए इंटू कितना, कोस थीटा होगा। तो यहां से अपन देखेंगे कि देखो डी आई बराबर जे इंटू डी ए इंटू कितना होगा, कोस थीटा। धारा जो घनत्व है ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो क्या है, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इस तरह से अपन यहां से इसको लिख सकते हैं कि डी आई बराबर जे डी ए कोस थीटा डॉट डी ए वेक्टर डी। तो इस तरह से यहां से भी अपने को देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि, एक अदिश राशि होती है। अब विद्युत जो धारा घनत्व है इस धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो कई बार जो है वो धारा घनत्व की क्या पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चालकों के अंदर जो है धारा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। कि विद्युत चालकों में धारा का प्रवाह, विद्युत चालकों में धारा का प्रवाह। तो अपन ने क्या देखा कि यदि कोई चालक है तो चालक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी जो संख्या होती है ये काफी अत्यधिक होती है। कि यदि अपन कोई ये चालक पदार्थ यदि लेते हैं तो इसके इकाई आयतन के भीतर, एकांक आयतन के भीतर लगभग 10 की घात 29 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कि किसी चालक के अंदर जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो काफी अत्यधिक होती है। अब इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने कहा मुक्त है, मुक्त है। इसका मतलब कि ये कौन सी गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, ठीक है, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। और यादृच्छिक गति कर रहे हैं इसका मतलब किसी भी दिशा में ये घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ चालक के अंदर अपने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुल आवेश का जो प्रवाह है, कुल आवेश का जो प्रवाह है, नेट फ्लो जो है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो अब इसके अंदर विद्युत चालक जो है इनमें धारा का यदि प्रवाह करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चालक के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों के बीच में अपने को एक विभवांतर क्या करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। और वो विभवांतर जो है वो अपन कैसे उत्पन्न करेंगे, वो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस चालक के सिरों के बीच में क्या जोड़ देंगे, अपन एक बैटरी जोड़ देंगे। जैसे अपने कहा कि ये अपने पास एक चालक है और इस चालक के दोनों सिरों के बीच में यहाँ अपन एक क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे तो इस चालक AB के सिरों के बीच में अपने कहा कि एक क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसकी डायरेक्शन A से कहाँ होगी, B की तरफ होगी। और उसके कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ये B से A की तरफ क्या करेंगे, त्वरित होना शुरू कर देंगे, गति करना शुरू कर देंगे, जिससे इस चालक के अंदर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह
होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत जो चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, उन धात्विक चालकों के अंदर धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब बात यहां पर आती है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अपवहन वेग, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो अपन ने यहां पर क्या कहा कि जब अपन किसी चालक तार के सिरों पर क्या कोई बैटरी जब लगाएंगे या विभवांतर जब उत्पन्न करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक निश्चित वेग से गति करना शुरू करेंगे। अब ये जब निश्चित वेग से गति करेंगे तो होगा क्या कि इस चालक के भीतर जो परमाणु है, उन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये टकराएंगे। इनके बीच में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान जो होते हैं, उन रिक्त स्थानों के भीतर ये गति करते हुए इन आगे जो इलेक्ट्रॉन है उनसे और इनके अंदर जो धनायन है उनसे या जो परमाणु है उनसे लगातार क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। अब जब ये लगातार टक्कर करेंगे तो होगा क्या? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया यहाँ पर ये इस तरह से अलग अलग परमाणु उपस्थित है, ठीक है, इस चालक के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करेगा? ये मान लिया कि यहाँ से चला, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, यहाँ से टकराने के बाद ये इस परमाणु से टकराया, उसके बाद मान लिया कि ये यहाँ टकराया, उसके बाद ये यहाँ टकराया, उसके बाद ये यहाँ टकराया। तो इस तरह से ये लगातार क्या करेगा? इस चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जो परमाणु है उनसे क्या करेगा? टकरे करेगा। अब जब टकरे करेगा तो इसकी जो दो लगातार जो टकरे होंगी, पहली यहाँ से लेकर यहाँ तक टक्कर और दूसरी ये यहाँ से लेकर टक्कर। अब इनमें ऐसा लग रहा है कि भाई देखो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन हकीकत में क्या होगा? परमाणु के बीच की दूरी कैसी है? अति अल्प है चालकों के अंदर। तो ये जो पथ जो होगा इनका, ये पथ जो है ये लगभग सरल रेखीय होगा। कैसा होगा? ये लगभग सरल रेखीय पथ होता है। तो ये सरल रेखीय पथ पर क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। सरल रेखीय पथ पर गति करने का मतलब क्या होगा कि ये एक निश्चित दिशा में क्या कर रहे हैं? धीरे 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 आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अब ये जो इनकी दो क्रमागत टकरे हैं, इन दो क्रमागत टकरों के बीच में, दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई औसत दूरी, औसत दूरी जो है, इस औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। माध्य मुक्त पथ कहा जाता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत माइनर होती है, 10 की घात -9 मीटर के समथिंग होती है। तो ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है कि माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? कि तो किसी चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई जो औसत दूरी है, उस औसत दूरी को क्या कहा जाता है? माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। और इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, उस समय को, मतलब वही चीज कि दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई दूरी में लगा जो समय है, वो समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल। और इसको अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विश्रांति काल की भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या है कि दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई जो औसत दूरी है उसमें जितना समय लगता है वो समय उसका क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। जिसको किससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे? टो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये अपवहन वेग क्या हुआ भाई? अपवहन वेग क्या है? तो अपवहन वेग अपन क्या कह रहे हैं कि किसी चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में जो औसत वेग है, वो औसत वेग ही इनका क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है। तो अब अपना काम है कि जो औसत वेग है उसका मान क्या होगा, कैसे इसको मान निकालेंगे अपन। और एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि अपवहन वेग का मान ज्ञात करो। और किसी चालक के भीतर जो धारा का जो प्रवाह होता है वो इन अपवहन वेग की
इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है इसी के कारण होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है अपवहन वेग का मान, अपवहन वेग की जो वैल्यू है ये बहुत कम होती है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका मान निकालना है कि अपवहन वेग का मान क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो चलो निकालते हैं अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि अपने पास ये एक चालक तार लिया, ए बी पर ने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। मान लिया इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इस चालक तार को अपन ने किसी एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, अब ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है कितना है, वी है। अब बैटरी का जो विभवांतर है उसके कारण इस चालक के सिरों के बीच, ए बी के जो बीच है, ये एक क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, ई की जो डायरेक्शन है, ई की वो ए से बी की तरफ होगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो उसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, एक फोर्स लगा, किनके ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब गति करेंगे तो इनका मतलब है कि इनके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, एक त्वरण उत्पन्न हुआ। मान लिया कि वो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, तो अब ये निश्चित दिशा में क्या करने लगे, गति करने लगे। तो मान लिया कि इनका जो अपवहन वेग है वो कितना है, वीडी है। ये सिर्फ एक याद करने के लिए कि अपन किस स्टेप से चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल कोई बड़ी इसमें नहीं है, और सिंपल सा सूत्र है अपने को जो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, और जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं फॉर्मूला का यूज होना है अपने को, और नया कुछ भी नहीं निकालना है। ठीक है, और प्रारंभ में जब अपने पास बैटरी नहीं जोड़ी गई थी तो उसका प्रारंभिक जो वेग था इलेक्ट्रॉनों का, वो प्रारंभिक वेग जिसको अपन कह सकते हैं यू है, वो कितना है भाई, 0 है। ठीक है, और जब बैटरी जोड़ दी तो उसके बाद जो उनका वेग है वो किस वेग से गति कर रहे हैं, अपवहन वेग से गति कर रहे हैं। तो चलो अब एक एक चीज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने का, जैसे ही बैटरी जुड़ी क्या उत्पन्न हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तार की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, ई है। तो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि देखो एक सूत्र पढ़ा था कि ई इक्वल टू वी अपॉन कितना पढ़ा था, डी, संधारित्र वाले के अंदर कि दो चालक प्लेटें हैं, दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, और इनके बीच, इन सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है, वी है। तो इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, ई बराबर वी अपॉन कितना होता है, डी होता है। बस उसी फॉर्मूले को अपने को वापस अप्लाई करना है यहाँ पर। इन दो सिरों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, लंबाई कितनी है, एल है अपने पास, विभवांतर कितना है, वी है। तो अपने पास उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना हुआ, ई बराबर वी अपॉन कितना हुआ, एल हुआ। ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा, जब अपन ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगा, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगा, बल लगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगेगा तो वो कितना लगेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, Q इंटू कितना होगा, E होगा। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो Q इंटू कितना लिख सकते हैं अपन, E लिख सकते हैं अपन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिख कि बल कितना हुआ इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला, F बराबर कितना हो गया, QE हो गया, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब कि किसी Q आवेश को E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में यदि रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, F बराबर कितना होता है, QE होता है। बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया आपने। अब E की वैल्यू तो है वो रख दीजिए, तो F बराबर कितना हुआ, E V अपॉन कितना हो गया, L अपने पास। अब उसके बाद अपने क्या कहा, जब ये फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, वो गति करना शुरू कर दी। गति कर दी तो उसका मतलब क्या उत्पन्न हो गया, एक त्वरण उत्पन्न हो गया। कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, ये त्वरण उत्पन्न हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो मान लिया कि कितना है, m है। तो यदि अपने क्या पढ़ा है कि यदि कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल है और उसका त्वरण कितना है, a है, तो उस पर लगने वाला फोर्स यदि कितना है, f होता है, तो कितना होगा, क्या लिखेंगे अपन, त्वरण a बराबर f अपॉन कितना होगा, m होगा, लिख देते हैं। तो त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, a बराबर f अपॉन कितना हुआ, m। f की वैल्यू अपने पास है यहाँ पर, रख दीजिए यहाँ पर।
तो कितना हुआ ई वी अपॉन एम इंटू कितना हो गया एल हो गया। ये लीजिए त्वरण उत्पन्न हो गया। अब अपने पास देखो क्या त्वरण है, अंतिम वेग अपने पास कितना है vd अपॉन वेग है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में जो समय लगा उसको अपने क्या कहा समय t, उसको अपने क्या कहा था विश्रांति काल। तो वो विश्रांति काल कितना है t। तो इस तरह से अपन देखेंगे अपने पास कुछ डाटा इकट्ठे हुए कि प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है और समय है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है अपवहन वेग जो क्या है अंतिम वेग है अपने पास, ठीक है, औसत वेग जो है। अब ये ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन देखेंगे अपने क्या पढ़ा था, एक गति समीकरण पढ़ी थी कि v बराबर u प्लस कितना है a इंटू टी है, कि यदि अपने को प्रारंभिक वेग का पता हो, समय का पता हो और त्वरण का यदि पता हो तो उस पार्टिकल का उस कण का अपन क्या निकाल सकते हैं वेग निकाला जा सकता है, अंतिम वेग निकाला जा सकता है। तो बस इसी समीकरण को क्या करना है यूज करना है। तो v को क्या कहा अपने अंतिम वेग vd कहा, तो vd से लिख दिया। u प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, प्लस a त्वरण है कितना है ev अपॉन ml इंटू समय t है वो कितना है तो विश्रांति काल है, तो ये टॉप हो गया अपने पास। तो इस तरह से अपने वेग का सूत्र क्या बना vd बराबर ev अपॉन ml इंटू कितना हुआ टो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये अपवन वेग का क्या आ गया एक सूत्र आ गया। इसी को दूसरे रूप में यदि अपन लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो v बटा l क्या है e के रूप में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m इंटू कितना 2 लिखा जा सकता है। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं कि अपवन वेग का जो मान है वो आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र के कैसा है समानुपाती है, ठीक है। दूसरी चीज अपन यहां पर देख रहे हैं कि अपवहन जो वेग का मान है वो विश्रांति काल के भी कैसा है समानुपाती है। अब यहां पर मेन बात आती है कि कई बार ये जो विश्रांति काल है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है वो देखना है महत्वपूर्ण यहां पर है कि विश्रांति काल अपन ने किसने कहा कि किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच लगने वाला जो समय अंतराल है उस समय अंतराल को अपन ने क्या कहा विश्रांति काल का। तो क्या यदि अपन किसी चालक तारक जो है उसका ताप यदि बढ़ा दे तो ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यदि अपन ताप जो है ये परिवर्तित करें तो क्या देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए अपन ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्या करेंगे लगातार टक्कर करेंगे, ऐसे माध्य मुक्त पथ के ऊपर क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे, ठीक। इनका जो माध्य मुक्त पथ है उसको अपने कितना कहा लेम्डा और समय अंतराल कितना कहा कहा। तो एक अपने सूत्र पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं एक फ्री पार्टिकल की तरह क्या कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं। तो गैस वाला जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के अंदर एक सूत्र आता है कि भाई इनका जो समय अंतराल है वो होता है लेम्डा अपॉन वी आर एम एस, ठीक है। यहां लेम्डा क्या है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है, मतलब तय की गई दूरी दो क्रमागत टकरों के बीच में, उसी को अपने क्या कहा था माध्य मुक्त पथ कहा था। वी आर एम एस ये उनका क्या है वर्ग माध्य मूल वेग है, ठीक है। और ये जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है किसी पार्टिकल का जैसे अणु का वो ताप के वर्ग मूल के कैसा होता है समानुपाती होता है। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि विश्रांति काल जो है वो विश्रांति काल भी ताप के ऊपर क्या करेगा निर्भर करेगा, कैसे लेम्डा अपॉन अंडर क्या लिखा जा सकता है टी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से अपन क्या देखेंगे कि जब ताप को यदि बढ़ाओगे, ताप को जब बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में विश्रांति काल का जो मान है वो क्या होगा घटेगा। ताप को बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान क्या होगा घटेगा लगातार। और यदि ताप को घटाओगे मतलब तार को क्या करोगे ठंडा करोगे तो उस स्थिति में विश्रांति काल का जो मान है वो क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो विश्रांति काल तो क्या था एक दो कर्मागत टकरों के बीच में लगा समय ही था ना। तो उसको अपन ने क्या कहा था भाई कि देखो सीधा सीधा अपन देख रहे थे
कि जब ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, गति करेंगे। जल्दी जल्दी गति करेंगे तो उनके बीच में टकरे भी क्या होंगी, जल्दी जल्दी होंगी। और जब टकरे जल्दी जल्दी होंगी तो भाई सीधा सा है कि क्या लगेगा, समय तो क्या होगा, कम ही होगा ना। और यदि टक्कर धीरे धीरे होंगी तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार का ताप यदि बढ़ाते हैं तो उसका विश्रांति काल क्या होगा, घटेगा। ठीक है। और यदि ताप कम करेंगे तो विश्रांति काल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या ताप का प्रभाव वेग पर भी पड़ा। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, देखो अपवहन जो वेग है वो विश्रांति काल के कैसा है, समानुपाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ताप बढ़ाया, ठीक है, ताप बढ़ाया तो विश्रांति काल का मान क्या हो गया, घट गया। विश्रांति काल का मान घट गया तो अपवहन वेग का मान भी क्या हो गया, अपवहन वेग का जो मान है वो भी क्या हो गया, घट गया। क्यों, बार बार टक्कर होंगी तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह से ये अपने पास क्या हो गया, अपवहन वेग का सूत्र हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं गतिशीलता की। गतिशीलता क्या है, गतिशीलता, गतिशीलता को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी अपने क्या पढ़ा, अपवहन वेग का सूत्र पढ़ा है यहाँ पर एक, कि अपवहन वेग vd बराबर कितना होगा, ev अपॉन एम एल इंटू टो, या इसको कहा अपने स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू कितना टो। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं कि अपन कहा कि देखो अपवहन वेग का जो मान है वो समानुपाती है किसके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरह से यदि लिखूं मैं, स्मॉल ई टो अपॉन एम इंटू कितना ई, तो यहां पर ये देखेंगे क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टो क्या है, विश्रांति काल। ये एक लगभग ये कैसा है, एक नियत मान है। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे कि ये जो नियतांक है इस नियतांक को क्या लिखा जाता है, vd इक्वल टू समानुपातिक नियतांक को हटाते हैं तो यहां से इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू कितना हो गया, ई हो गया। तो ये जो नियतांक है इसी को क्या कहा गया है, गतिशीलता कहा गया है, गतिशीलता। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि म्यू बराबर vd अपॉन कितना हो गया, ई, कि किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है वो उस चालक की क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी गतिशीलता की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो कई बार पूछी जाती है। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं गतिशीलता की, कि किसी चालक की जो गतिशीलता है वो गतिशीलता उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके अनुपात की कैसी होती है, बराबर होती है। अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अपवहन वेग और गतिशीलता में संबंध क्या होता है, होगा विद्युत धारा में क्या संबंध होगा। ठीक है, वो अपन निकालते हैं। और यहां से ये संबंध जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो देखिए ये अभी जो पहले अपने जो लिखा है कि vd बराबर अपने का मान ev अपॉन एम एल इंटू कितना टो, या स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू कितना टो लिखा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध ज्ञात करो, में संबंध ज्ञात करो। ठीक है। तो यही जो अपवहन वेग का जो सूत्र निकाल रहे हैं वही सूत्र अपने को निकालना है, वही लिखना है। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अपवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन विद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध है, कि विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध। काफी बार ये पूछा जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि भाई अपने पास कोई जो चालक तार है, जिस चालक तार की जो लेंथ है अपन ने कितनी ली थी, L चालक लंबाई का चालक तार लिया था, और इस चालक तार के दोनों सिरों के ऊपर अपन ने क्या जोड़ी थी, एक बैटरी जोड़ी थी, जिसके द्वारा इस चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। मान लिया कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है, विभवांतर है वो कितना है, V वोल्टेज की ये बैटरी है,
और चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, a है। और ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन ने कितना लिया था, a लिया था। और इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है, जो किस वेग से गति कर रहे हैं, अपवहन वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यहां पर आइए आती है कि भाई अपने को संबंध किस में ज्ञात करना है, विद्युत धारा में और अपवहन वेग, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है उसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो सिंपल सा देखें कि धारा और अपवहन वेग में संबंध ज्ञात करना है, तो अपने को एक भूमिका बनानी है इसके अंदर कि धारा है क्या। तो अपने को सबसे सिंपल तरीके से अपन जब सोचते हैं तो कि धारा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, I बराबर Q अपॉन T, कि आवेश प्रवाह की दर ज्ञात होती। इसका मतलब अपने को सबसे पहला काम है कि इस चालक तार के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो कैलकुलेट करना, और उस आवेश प्रवाह को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में कितना समय लगा वो अपने को बताना है। बस ये दोनों चीजें अपन यदि ज्ञात कर ली तो अपन क्या कर लेंगे, धारा और अपवहन वेग में संबंध ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं धारा से। जब धारा की बात करते हैं तो अपने कहा आवेश प्रवाह की दर। तो मान लिया कि अपने पास जो चालक तार है उसके एकांक आयतन के अंदर, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितने हैं, n है। अब बात आती है कि इस इकाई आयतन के अंदर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, तो इस चालक का टोटल आयतन कितना है। तो चालक का जो आयतन है वो अपने पास कितना होगा कि आयतन बराबर अपन क्या लिखते, सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, लंबाई अपने पास l है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या बना लेता है, क्षेत्रफल बना लेता है। तो अपने कहा इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है। तो अपन क्या लिख सकते हैं आयतन को, लेंथ इंटू एरिया, लंबाई गुणा क्षेत्रफल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं कि चालक का आयतन है वो कितना है, कैपिटल V है, और लेंथ कितनी है, l है, और क्षेत्रफल कितना है, a। तो अब अपने इकाई आयतन में माना था, कितने इलेक्ट्रॉन माने थे, n इलेक्ट्रॉन माने। अपने पास टोटल आयतन कितना है, V है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि V आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों, V आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन किससे रिप्रेजेंट कर दें, यदि n से रिप्रेजेंट कर दें तो अपने पास कितना हुआ, इकाई आयतन में कितना है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, टोटल आयतन कितना है, V, तो V से अपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास जो V की वैल्यू वो कितनी है, L इंटू कितनी है, A, तो अपने पास हो गया N A इंटू कितना हो गया, L। अब V आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, N है अपने पास। ठीक है, तो अब अपने को निकालना क्या था, कुल आवेश। अब कुल आवेश यदि निकालना है तो अपने क्या पढ़ा था आवेश आरक्षण में कि यदि किसी चालक के अंदर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यदि n है, तो प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा q बराबर कितनी होगी, n इंटू कितना होगा, e होगा। अब n की वैल्यू अपन वहां पुट कर देते हैं, तो q बराबर हो गया अपने पास n a l इंटू कितना हो गया, e हो गया। तो इस तरह से अपने को क्या पता लगा कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनका जो टोटल आवेश है वो कितना है, n a l इंटू कितना है, e है। अब निकालना क्या था, धारा। धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास पढ़ा था। तो I बराबर अपने पास कितना है, Q अपॉन कितना है, T। Q की वैल्यू पर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो N A L E अपॉन कितना हो गया, T हो गया अपने पास। समय का नंबर 1 दे देते हैं इसको एक बार। अब अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है, समय की जरूरत पड़ रही। अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जब अपने विभवांतर आरोपित किया है तो उस समय इलेक्ट्रॉन एक सिरे से कहां जा रहे हैं, दूसरे सिरे तक। किस वेग से जा रहे हैं भाई, अपवहन वेग vd से जा रहे हैं। लंबाई कितनी है, l है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या वे कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। किस वेग से जा रहे हैं, अपवहन वेग से। विस्थापन कितना है, चालक की लंबाई है, और समय कितना लिया अपने पास, अपन कह रहे हैं कि मान लिया कि यहां से t समय लिया गया, तो अपने पास अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या बन गया, समय बराबर विस्थापन बटा क्या बन गया, वेग बन गया। तो इस तरह से अपने पास समय t बराबर क्या लिखा, विस्थापन कितनी दूरी तय की है, l दूरी तय की है, l बटा किस वेग से चल रहे हैं,
अपवहन वेग से चल रही है, तो अपने कितना लिख दिया, वी डी लिख दिया। समीकरण 1 2 को जो है उसको किस में रख दे, समीकरण 1 के अंदर रख देते, तो अपने को मिला I बराबर यहां से एन ई एल ई अपॉन टी की जगह लिख देते हैं एल अपॉन कितना, वी डी। एल से एल कट गया, ये वी डी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बन गया I बराबर एन ई इंटू कितना बन गया, वी डी। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया, अपवहन जो वेग है v और विद्युत धारा है I, उसमें क्या निकाला, संबंध निकाला। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है वो उसके अपवहन वेग की कैसी है, समानुपाती होती है। यदि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो यदि अधिक है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि यहां से इसी फॉर्मूले को यदि देखें तो अपने को देखो यहां पर क्या मिल रहा है कि I इक्वल टू एन ई इंटू कितना है, वी डी बना। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अपवहन वेग और गतिशीलता में क्या संबंध है, कि वी डी बराबर म्यू इंटू क्या बना था, ई अपन ने लिया था ये, जहां म्यू को अपन ने क्या कहा है, गतिशीलता कहा है। ठीक है, तो अपवहन वेग का फॉर्मूला यहां रख दे और यहां रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, I बराबर एन ई वी डी की जगह लिख दिया म्यू इंटू क्या बन गया, ई। तो ये किससे संबंध हो गया, धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध हो गया। धारा घनत्व की जो परिभाषा थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा, धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व को अपने जे से रिप्रेजेंट किया, जे इक्वल टू आई अपॉन कितना होता है, ए। आई की वैल्यू अपने पास ये रही एन ई इंटू कितना है, वी डी अपॉन ए की वैल्यू यहां रख दी, ए से ए कट गया तो अपने पास जे बराबर क्या मिल गया, अपने पास एन ई इंटू कितना बन गया, वी डी बन गया। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर क्या मिला अपने को, कि धारा घनत्व है और अपवहन वेग में क्या निकल गया, संबंध निकल गया। इसी प्रकार से धारा घनत्व और गतिशीलता में निकाला है तो वापिस अपने पास वी डी का मान यहाँ पर रख दे, तो जे बराबर एन ई म्यू इंटू कितना हो गया, ये अपने पास जो संबंध हो गया वो किसमें हो गया, धारा और किसमें, गतिशीलता के अंदर संबंध हो गया। तो इस तरह से अपन ने यहां गतिशीलता जो है उसमें उसके जो संबंध है, अपवहन वेग के जो संबंध है, धारा का संबंध है, इन सभी के बारे में क्या की, चर्चा की है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि इसी तरह के और वीडियो जो है आगे से आगे हम बनाते रहें और मोटिवेट होते रहें। क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, आप जितना इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे, हम उतने ही मोटिवेट होंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।